हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है हम लोग समझने वाले हैं इंटीग्रेशन को। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन करना बताया। किस लिए ये सारी चीज़ें बता रही हैं? क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, है ना। स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे समझो, 11th वाले जो बच्चे हो, इसलिए नहीं कि आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, इसलिए कि आपको फिजिक्स पढ़ना है। इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ना चाहते हैं इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन क्या है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है। क्या होता है? जो आप अभी जब फॉर्मूले देखोगे ना तो कहोगे हाँ सर, सच में ये तो डिफरेंशिएशन का ही जस्ट अपोजिट सा फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन समझते हैं, बेसिक सी बातें क्या है कैसे। सबसे पहले इंटीग्रेशन का आप लोग समझो रिप्रेजेंटेशन। इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, वो होता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? ये अगर इस तरीके का अगर सिंबल अगर कहीं भी लगा हुआ है, दैट मीन्स आपको क्या समझना है कि हमें उसका क्या करना है, हमें उसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन आप किसी के रिस्पेक्ट में करते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन भी हम किसी के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा सर मेरे पास एक फंक्शन था एक्स में, समथिंग कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और देखो, या फिर एक्स स्क्वायर, जो भी कह लो, एक्स स्क्वायर कह लो, तो हम इसका करना चाहते हैं इंटीग्रेशन। क्या करना चाहते हैं? इंटीग्रेशन। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, जस्ट लाइक। तो अब एक्स तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? मतलब कि आपने कहा कि ऐसे बोल दिया कि चलो इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये सिंबल बना देंगे इंटीग्रेशन का। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे डी एक्स। तो इसका मतलब ही है कि आप इस एक्स स्क्वायर का क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन कर रहे हो। समझो, अभी केवल हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, अभी हम आपको ये नहीं बता रहे कि कैसे करते हैं, बस रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके पास टी है, तो टी यहाँ पर क्या लगा देंगे? डी टी लगाएंगे, तभी हम इस टी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। आ रही बात समझ? जैसे मान लो वाई है, तो यहाँ पर हम डी वाई लगा देंगे। आ रही बात समझ? या वाई स्क्वायर है, जो भी कह लो आप, जो भी कह लो, वाई स्क्वायर है तो डी वाई लगा देंगे। तब हम इसका क्या कर पाएंगे? हम इसका तब इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्लियर है बात? मान लो जैसे आपने कहा कि मेरे पास सर ये था, y था और x था। समझो बात को, y था और x था, और y हमारा एज अ एक कांस्टेंट है, और हमारा यहाँ पर एक बात मान कर भी चल रहे हैं, और हमें यहाँ पर दिया है dx। इसका मतलब है कि आपको x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आपको x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो क्योंकि ये dx है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से y को लेना पड़ेगा बाहर। दैट मीन्स y हो जाएगा बाहर, और आप केवल और केवल किसका कर दोगे? x dx का। अब कैसे करते हैं? इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। क्या है? इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कांस्टेंट लगाते हैं सी। जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लगाओगे? कांस्टेंट। चलो समझते हैं कि किस तरीके से इनके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और बारी बारी से हम इनके सारे के सारे फॉर्मूलेज को देखते हैं। जितनी बातें बता रहे हो उतनी बातें बस लिख डालो, थोड़ी सी चीज़ों को रटो। इन सारी चीज़ों को देखो, इन सभी के क्या है? कुछ फॉर्मूले हैं। हम फिर से बता रहे हैं, इन सभी के कुछ फॉर्मूले हैं। जब तक फॉर्मूले को आप याद नहीं रखोगे तब तक आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। देखो, हज़ारों हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वजह से, हज़ारों जो है न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, 1000 से भी ज़्यादा बन सकते हैं। बट जो फॉर्मूले हैं वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में है। कुछ फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे तो आप उन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। देखो, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है, मान लो कि मैंने कहा सर मेरे पास अगर x रेज टू द पावर n है। क्या है? n का मतलब हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, और dx है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है c, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये हमेशा लगाना पड़ता है। ये c हमारा क्या है? ये सी हमारा है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। देखो, अगर मोटी मोटी हम बातें करें ना, तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट की देखो, जब हम बात करते हैं तो जिसमें हम सी लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सी लगाते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा इनडेफिनेट देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, आ जाता है एक लिमिट। इसको हम यहाँ पर हम एक लिमिट लगा देते हैं। जैसे मान लो हमने कहा सर हमारी लिमिट है x1 से x2, तो x1 हमारी होती है लोअर लिमिट, यानी कि जो नीचे लगा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो ऊपर लगा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, देखो कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा हम इस तरीके की चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने अगर
इनडेफिनेट अगर आपने इंटीग्रेशन सीख लिया तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में बड़ी इजीली कर लोगे। बस फ़र्क क्या होता है, वहाँ पर हम आपको लिमिट लगाना आप सिखाएंगे कि हम लिमिट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट और ये हमारी लोअर लिमिट होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप इनडेफिनेट वाले का इंटीग्रेशन करते हो, सेम उसी तरीके से आप डेफिनेट वाले का भी इंटीग्रेशन करते हो, बस एक्स्ट्रा काम और क्या बढ़ जाता है, लिमिट अप्लाई करना। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, बट थोड़ी देर के लिए पहले समझ लो, लिख लो। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम ये लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। फिलहाल ये बात की बात है, अभी आपको इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले देखने हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा कि अगर x रेज़ टू द पावर n dx है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। सी हमारा क्या है कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस आपको सी लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो मैंने कहा कि सर चलो ये करो आप x रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। यस, इस तरीके से आपका जो है वो लगा हुआ रहेगा, कहेगा कि इंटीग्रेट x रेज़ टू द पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोल देगा। ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्टली ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन ऐसे लगा दिया और ऐसे आगे करके इसके आगे ऐसे dx लिख दिया। तो दैट मीन्स आपको x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या हो जाएगा, क्या होता है x n प्लस वन, तो यहाँ पर आपका n है, यहाँ पर कितना 3 है, दैट मीन्स x 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन और प्लस का c। तो फाइनली देखो आंसर कितना आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा किसका, x रेज़ टू द पावर 3 का विद रिस्पेक्ट टू x। आ रही बात समझ, इतनी बताओ, ये बात समझ में आ रही है। मान लो जैसे यहाँ पर दे दिया इंटीग्रेट z टू दी पावर 4 डी जेड, ऐसे डी जेड रहेगा तभी आप इस z के पावर 4 का क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे। देखो जस्ट लाइक यहाँ पर x था तो यहाँ पर कोई बात नहीं, z है, वेरिएबल ही तो है। तो क्या हो जाएगा, देखो x रेज पावर n प्लस वन होता है, दैट मीन z रेज टू दी पावर 4 प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर 4 है, अपॉन 4 प्लस वन प्लस का c। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, z रेज टू दी पावर 5/5 प्लस c। आ रही बात समझ में। तो ये आपका ये पहला फर्स्ट फार्मूला हुआ इंटीग्रेशन का, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस समझो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। याद करो, जब आप डिफरेंशिएशन का जब आप किसी कांस्टेंट टर्म का केवल और केवल अगर कांस्टेंट टर्म होता था, उस कांस्टेंट टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, जीरो मिलता था। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये था डी डी एक्स ऑफ 4, हम यहाँ पर 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाता था, जीरो मिल जाता था। ठीक है, लेकिन जब आप इसी 4 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो नहीं मिलेगा। कैसे, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा सर मेरे पास है 4 और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बात को समझना, 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा, ये देखो आपका 4 हो जाएगा बाहर, और अगर आप जैसे मान लो अगर 4 अगर बाहर हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, इंटू 1 dx बचेगा। तो dx का आप जब इंटीग्रेशन मतलब मतलब 1 dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 4x। ठीक है, मतलब 4 का अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4x मिलेगा। सिमिलरली मान लो आपने कहा मेरे पास 4 dt था, बात को समझना, 4 dt था, 4 dt, तो 4 हमारा हो गया बाहर और dt, ठीक है, मतलब 4 का आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा, आपको t मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, ये बात समझ पा रहे हो आप क्या। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते, मान लो मैंने जैसे कहा कि मेरे पास 4 dy था, क्या था, dy था, तो अगर हम इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा प्लस सी भी लगाना है, याद रखना प्लस सी भी लगाना है। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करोगे है ना, वही चीज़ है। देखो अगर आप इंटीग्रेशन का काम करेंगे, ये रिलेटेड है। देखो होता है क्या, जैसे मान लो 4 dx का, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 1 x रेज़ टू द पावर 0 और dx बोल रहे हैं भाई, x रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, वही होता है। चलो 4 को 4 ही रखते हैं, x रेज़ टू द पावर 0, x रेज़ टू द पावर n, देखो x रेज़ टू द पावर 0 x रेज़ टू द पावर n, तो क्या होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा। देखो x के पावर n प्लस मतलब 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, बोलो y के
क्लियर है बात? आगे बात क्या मिला आपको? डी की करने का क्या मिलेगा? सिंपली केवल डी बात समझ आगे बात डी की डी टी का करोगे तो क्या मिल जाएगा? केवल और केवल टी मिल जाएगा, और प्लस आपको सी भी लगा टी मिल जाएगा। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अपना इंटीग्रेशन आने का, ठीक है, कॉन्स्टेंट का हम बोलेंगे सेकंड करेंगे वही वाला हमारा टर्म आएगा, हमारा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास
बाद में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan x प्लस सी। क्लियर हो गई बात, आ रही बातें समझ में। तो ये सब फॉर्मूले हैं 3 बेसिकली, ये आपको फॉर्मूले याद ही करके रखने पड़ेंगे, बाकी और भी हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे समय से, बट फालतू का टेंशन क्यों लेना, जब आएगी ज़रूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा, याद रख लेना होगा आपको। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब देखो यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं इन सभी के बेसिस पर, ठीक है। और उसमें हम आपको बताएंगे कैसे कि किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड को करने का 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, बड़ी अच्छी चीज़ है, फॉर्मूला याद रख लिया काम बन गया, या फिर लेकिन 12th में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो करना ही करना पड़ेगा। देखो कैसे फॉर्मूला, देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने कहा कि सर आपने जो है साइन एक्स का कर लिया, आपने कॉस एक्स का कर लिया, आपने सेक स्क्वायर एक्स का कर लिया। अब मान लो कि आपने कहा सर आपका क्वेश्चन जो है वो मान लो दे दिया ऐसे, साइन 4x दे दिया, बात को समझना, साइन क्या दे दिया, 4x दे दिया, लेकिन आपने सीखा किसका है इंटीग्रेशन करना, आपने तो सर सीखा था x का केवल, यहाँ पर अगर x होता या अगर साइन अगर t होता या साइन अगर y होता तब आप इतने सिंगल का आपने करना सीखा था, लेकिन यहाँ पर तो 4x हो गया। आ रही बात समझ। तो अब इस टाइप के हम हैं क्या हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले ही देख लेते हैं। 2 तरीके हैं करने के, एक तो मतलब कि एक्सप्लेन करके किया जाए, हाँ कि भाई ये कैसा है, इसका इंटीग्रेशन आया कैसे, दूसरा तरीका कि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे दिया जाता है। देखो हम आपको दोनों तरीके बता देंगे, पहले फॉर्मूले वाले तरीके से देखते हैं। मान लो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास था इंटीग्रेशन ऑफ साइन, हम एक 4x ना लेकर के हम ले लेते हैं nx, क्या ले लेते हैं, बात समझो, nx का मतलब यहाँ पर कुछ भी है। अब हमारा ये जो साइन एक्स है, साइन एन एक्स है, ये साइन एक्स के फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर एक्स है तो हम इसका भाई माइनस का कॉस एक्स कर देते हैं, बट यहाँ पर एन एक्स है तो माइनस का एन एक्स थोड़ा ना करेंगे। देखो क्या करेंगे, एन एक्स ही करेंगे, लेकिन हो क्या जाता है, जो भी इसके एन में होता है, मतलब कि इस एक्स के जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो आ जाता है अपॉन में। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो इसका भी माइनस ही लगेगा 1/n और कॉस एन एक्स प्लस सी। यही बात समझ, क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन, यानी कि माइनस में माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन। क्लियर है। सिमिलरली मान लो अगर जैसे मैंने आपको ये दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स, तो देखो जो एन है वो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, दैट मीन्स साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस सी। आगे बात समझे कैसे हुआ। अब देखो नहीं कैसे नहीं हुआ, ये केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप इसको जो है थोड़ा सा मेरे को बता दो, मेरी क्यूरियोसिटी है, और अगर जो बच्चे स्किप करना चाहते हैं यहाँ से आप स्किप करके आगे भागो। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने कहा सर आपको साइन एन एक्स का करना है, ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करते हैं क्या, इस एन एक्स को हम लोग मान लेते हैं टी, थोड़ी देर के लिए एन एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब याद करो, देखो याद क्या रखना है कि यहाँ पर आपने एन एक्स को तो टी मान लिया, चलो अच्छा यहाँ पर डी एक्स भी होगा, ठीक है, तो आपने क्या रख दिया, आपने रख दिया साइन टी, लेकिन अब आपका ये जो dx है वो भी तो t के टर्म में आना चाहिए, तभी तो आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। बात को समझो, यहाँ पर तो आपने dx, आप यहाँ पर dx नहीं छोड़ सकते, पूछो क्यों, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो t के टर्म में है और आप इंटीग्रेट करना चाहते हो x के टर्म में, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, हम इस dx को भी चेंज करेंगे। बात को समझ गए, क्या करेंगे, इस dx को भी चेंज करेंगे। सर कैसे चेंज किया जाए, देखो हम जिसको कंसीडर किए होते हैं, हम जिसको माने होते हैं, x = t माने होते हैं, इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। याद करो, हम जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो क्या कर दो n, अब n यहाँ पर देखो आपका क्या है, यहाँ पर n आपका है कांस्टेंट, तो n आपका n ही रहेगा। x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लगाओगे, ये तो लगाओगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt, बात समझो। और t का भी क्या करोगे, क्या dt ऑफ t। अगर t का आप t के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी फंक्शन का किसी के फंक्शन में अगर आप एग्जैक्टली अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू मिल जाती है 1। क्या मिल जाती है बच्चे, 1 मिल जाती है। क्या मिल जाती है, 1। याद रखना, अगर जैसे मान लो आपके पास x स्क्वायर है, आप इसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो फिर 1 नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, nx⁻n-1। लेकिन अगर इसकी पावर अगर 1 है तो क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। सिमिलरली dt/dt है, तो ऐसे भी देखो ना, dt से dt क्या हो गया, कैंसिल, दैट मींस 1 हो गया, तो क्या बचा n dx, इधर हो गया 1 और इज इक्वल टू dt को इधर भेज देते हैं dt, ठीक है। सो dx इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1/n dt। बात समझो, dx इक्वल टू कितना हो गया, 1/dt। तो जहाँ पर भी dx है उसकी जगह हम लोग क्या रख देते हैं, 1/n dt रख दिया जाए, तो 1/n इंटू dt। अब 1/n आपका क्या कांस्टेंट है, तो 1/n को आप ले लोगे बाहर और ये हो जाएगा आपका साइन t dt।
अब देखो साइन टी जस्ट लाइक साइन एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या कर दोगे माइनस का कॉस माइनस का, तो 1/n, तो ये सॉरी ये 1/n तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब साइन टी जस्ट लाइक आप देखो साइन एक्स, तो साइन एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन क्या मिलता है माइनस का कॉस एक्स, बस फर्क है यहाँ पर एक्स है वहाँ पर टी है, तो हम यहाँ पर टी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/n और माइनस सॉरी 1/n और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी, बोलो यही तो होगा। चलो अब आपने टी माना है, क्या पता किसी दूसरे बच्चे ने कुछ और माना होगा, तो आपका आंसर टी में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि उस बच्चे का आपका आंसर टी में आएगा, उसने मान लो वाई मान लिया होगा, उसने मान लो पी मान लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अरे बात समझे, तो क्या कर देंगे माइनस को बाहर कर लेंगे, 1/n को अंदर कर लेंगे और कॉस टी, अब देखो कॉस टी, टी की वैल्यू आपने क्या मानी है nx, तो nx रख देंगे। आगे बात समझे, दैट मीन्स कॉस nx/n। तो आपको सिंपली क्या क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर साइन nx हो समथिंग इस तरीके से हो, तो आपको उसमें क्या कर लेना है, आपको केवल ये वैल्यू रख लेनी है, ठीक है। चलो एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अभी अब तक आपने क्या किया, अभी तक आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को आपने सीखा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कि अभी हम इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा करके चलते थे c। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझो, या फिर हम लोग यहाँ पर हम समझने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, इसकी वैल्यू क्या होगा, चलो फिक्स्ड हो, तो वैल्यू अगर फिक्स्ड होगी तो c जहाँ पर अभी कांस्टेंट मिलता था इनडेफिनेट वाले में, अब नहीं मिलेगा। अप्लाई कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आपने डेफिनेट वाले का इनडेफिनेट वाले का आपने सीखा है, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें एक लिमिट लगा देते हैं। कैसे, ये हमारी होगी यहाँ पे एक लोअर लिमिट होगी, कुछ भी हो सकती है, लोअर लिमिट, और यहाँ पर हमारी होगी अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बाकी बीच में जिस तरीके से आपका जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास था इंटीग्रेशन ऑफ 4x² था, ये आपका कैसा, ये आपका भी कैसा इंटीग्रेशन है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, लेकिन आपने जैसे इसमें लिमिट लगा दिया। लिमिट का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने यहाँ पर कर दिया 2 और यहाँ पर आपने कर दिया 4, मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो किया कैसे जाए, कैसे किया जाए, थोड़े समय के लिए मान लो कि यहाँ पर आपके पास ये अपर लिमिट और ये आपके पास लोअर लिमिट अभी नहीं है, ये अभी इनविजिबल है थोड़ी देर के लिए, तो आप इसका कैसे करोगे, आप यहाँ से सर 4 को निकालोगे बाहर और x² dx, अब x² का कैसे करोगे, तो 4 एज इट इज हो जाएगा, और x² का देखो कैसे करोगे, आप ये करोगे x के पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर मान लेते अगर ये अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते c, लेकिन अब कांस्टेंट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी गई है। तो अब सर इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या किया जाए, सर ऐसे इसको छोड़ दिया जाए, क्या हमारा ये ऐसे आंसर आ जाएगा, नहीं। क्या करते हैं कि जब भी आप यहाँ से ब्रैकेट जब आपने क्लोज किया तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप लगा दो लोअर लिमिट और ऊपर की सर नीचे आपका लोअर लिमिट कितना 2 है ना, तो नीचे की तरफ आपने लगा दिया लोअर लिमिट और ऊपर की तरफ आपने लगा दिया अपर लिमिट। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करो, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 को बाहर ही रहना है। याद रखना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको एक्स में लगाना है, जैसे आपने टी मान लो अगर ये आपका क्वेश्चन होता है टी के टर्म में, तो आप टी की जगह एक बार अपर लिमिट रखते हो और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। कैसे रखते हैं बता रहे हैं, रुक जाओ देखो, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x के पावर 3/3 और 2 to 4, इसको कैसे पढ़ते हैं, लिमिट 2 to 4। अब 3 में भी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रख सकते, तो इस 3 को भी बाहर निकाल दो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा x⁻³ और लिमिट कितना हो गया 2 to 4। अब समझो अब लिमिट लगाते कैसे हैं, तो जो भी हमारी फंक्शन होती है, जैसे यहाँ पर x है तो एक बार x में अपर लिमिट रखेंगे 4, एक बार x में लोअर लिमिट रखेंगे 2। लगाते कैसे, हाउ टू अप्लाई लिमिट, इस बात को थोड़ा समझो, हाउ टू अप्लाई लिमिट। क्या करते हैं, अपर लिमिट, मैंने आपको बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है। मेरे पास 4/3 है, 4/3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अपर लिमिट देखो कितना है 4, तो x की जगह आप कितना रख दो 4 रख दिया। अच्छा इस x के पावर में है कितना 3, तो 4 के पावर में 3, आई बात समझिए। माइनस लोअर लिमिट देखो कितना है 2, तो x की जगह कितना रख दो आप 2 रख दो, और इसके पावर में देखो x की पावर में है कितना 3, तो 2 के पावर में हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर लो जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 4 16 और 16 64, ठीक है, और माइनस 2 2 × 2 × 2 भाई 2 3 टाइम्स ना, 2 × 2 दैट मीन्स 8। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। लिमिट लगाने आया
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया ये cos x dx, ठीक है। तो अभी आप क्या कहोगे, सर ये तो सर बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया लिमिट -π/2 से π/2, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आप cos x का इंटीग्रेशन करते हो वैसे आप करो, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, याद करो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। थोड़ी देर के लिए लिमिट को भूल जाओ, तो cos x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करोगे, sin x, बिल्कुल करेंगे सर। अब ये लिमिट क्या करेंगे, तो एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के नीचे जो लोअर लिमिट होगी वो -π/2 एज इट इज लिख देंगे और ऊपर π/2 एज इट इज लिख देंगे, ठीक। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार x में इस x में क्या रखेंगे π/2 और फिर एक बार x में क्या रखेंगे, माइनस लगा करके -π/2, बात को समझो। तो देखो कितना हो जाएगा, साइन x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, π/2। फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगा दिया। फिर ये पूरा फंक्शन एक साथ, ऐसा नहीं कि एक x माइनस नहीं, ऐसा नहीं करोगे साइन x π/2, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन आपको एक साथ लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन, अच्छा साइन x की जगह फिर से आपको क्या रखना है, -π/2, तो -π/2, बात समझो। अभी सर पाई का क्या मतलब, पाई का मतलब होता है 180, ये हमारे एंगल को मेजर करने का सिस्टम होता है, जिसको हम लोग इसको रेडियन सिस्टम कहते हैं। आप जब मैथ में पढ़ोगे ना, ठीक है, जब हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आएंगे, तब हम आपको उसमें समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो पाई हमने पाई की जगह कितना रख दिया, 180, और डिवाइड बाई कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि साइन 90। कितने बच्चों को साइन 90 की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चे लोग 1। देखो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे ना, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे कि आप हमेशा याद रखोगे, कहोगे सर ये फॉर्मूला, ये लो सर तुरंत बता दिया, ठीक है। क्योंकि साइन देखो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 से 90 में जाते टाइम साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो ये 90 है, तो 90 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 1। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। अगली बात समझे, साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 की तरफ, और कॉस हमारा बच्चा लोग जस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि 1 से 0 की तरफ। तो अगर हम आपसे बोले कि साइन 0 की वैल्यू, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू क्या बताओगे, 1। कॉस 90 की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि आप डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉस, तो 0 से आप 90 की तरफ जब आओगे तो आप अब डिक्रीज होगी, तो 1 से किधर की तरफ आओगे, 0 की। क्लियर है बात, चलो। अच्छा एक फॉर्मूला आपने क्लास 10th में और पढ़ा था कि अगर साइन माइनस थीटा होता है, नहीं पढ़ा है तो ये बात ध्यान रखो, अगर साइन माइनस थीटा होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का साइन थीटा। क्या हो जाता है इसका वैल्यू, माइनस का साइन थीटा। तो माइनस यहाँ पर फॉर्मूले वाला हमारा माइनस है, अब एक और माइनस खुद का, ये वाला भी माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस, ठीक है। और साइन π/2, बात समझो, साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी, 1, दैट मीन साइन π/2 का मतलब 90, और साइन 90 का मतलब 1, तो 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2। तो फाइनली इसका जो आपने इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। तो आई होप कि आपको लिमिट लगाने आ रहा है, कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही आपको इंटीग्रेशन करना है, बस लिमिट अपर माइनस लोअर कर देना है। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, हम लोग जब फिजिक्स में आएंगे तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना बेसिक हम उसी की बात करेंगे, आपका ये जो मेन फॉर्मूला था x⁻n वाला, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। मोस्टली आपको चैप्टर्स में ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, मोस्टली मतलब मिलेंगी, ठीक है। आई बात में, तो इस तरीके से हमने जो है इंटीग्रेशन का हमने बहुत ही बेसिक सी हमने बातें सीखी हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में, ये 12th वाले, मैथ्स वाले, 11th वाले बच्चे पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे, बायोलॉजी वाले जो स्पेशली बच्चे हो आप वो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको बस जितना बता रहा हूँ उतना करते चलो, फर्दर अगर फॉर्मूले की अगर जरूरत होगी तो हम उन फॉर्मूले को भी लिखते चलेंगे। इतना पढ़ लेना है, फॉर्मूले को याद कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, जब हम लोग एसोलेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो एसोलेशन वाले टॉपिक में हम लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और हाँ कमेंट करके बता दिया करो सर वीडियो को कि वीडियो ठीक है, आपको समझ में आया, हाँ सर, ये वो सारी चीज़ें जो भी आपका फीडबैक है वो आप दे दिया करो, ठीक है। चलो बच्चे पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।